हो गया? देखो इसको पंचायती राज व्यवस्था से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं बस वही बताए जाएंगे, बकवास की बातें नहीं, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट हम लोग चलेंगे। कब क्या हुआ भारत में स्थानीय स्वशासन के बारे में। पंचायती राज व्यवस्था है क्या? यही है स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन मतलब क्या होता है जी? मतलब किसी उसी लोकल एरिया का व्यक्ति के पास क्या दिया जाएगा? कुछ पावर दे दी जाएंगी, शक्ति दे दी जाएगी। क्या करने के लिए? विकास करने के लिए। क्या करने के लिए? विकास करने के लिए। चल रहा है ना? दौड़ रहा है ना? तो मैं बात करने जा रहा हूं भारत में स्थानीय स्वशासन का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे एक नजर डालेंगे। उसके बाद हम डायरेक्ट कहां पे आएंगे? अपने संविधान के भाग नंबर 9 में। भाग नंबर 9 में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में दिया गया है अच्छी तरीके से, ठीक है? उसमें कुल 16 अनुच्छेद हैं। कहां से कहां तक? भाग नंबर 9 से लेकर के भाग नंबर 9A B C D E F G .o तक। कहां तक जाएगा? ओ तक। उसके बाद नगर पालिका शुरू हो जाती है, वो भाग नंबर 9A है। चलिए, तो नगर पालिका अगले वीडियो में होगा। सिर्फ यहाँ पे क्या स्थानीय स्वशासन की बात करेंगे, वो भी पंचायती राज व्यवस्था। कौन सा? पंचायती राज व्यवस्था। देखिए इसकी कहानी शुरू होती है भारत में स्थानीय स्वशासन। आप सभी लोगों को पता है हमारा देश गुलाम रहा है अंग्रेजों का, ठीक है? तो भारत में पहली बार स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ 1864, ये देखिए हुआ तो 1882 में था। भारत में पहली बार स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ 1882 ईस्वी में। उस समय भारत के वायसराय होंगे लॉर्ड रिपन साहब। कौन? लॉर्ड रिपन। वो पहला भारतीय वायसराय या फिर ब्रिटिश वायसराय था जिसे आप सहृदय या फिर यूं बोले भारतीयों के प्रति थोड़ी सी क्या रखता था? ह्यूमैनिटी रखता था, यानी मानवतावादी दृष्टिकोण रखता था। कौन? लॉर्ड रिपन। उन्होंने पहली बार मुंबई में, कहां पे? बॉम्बे में स्थानीय स्वशासन के लिए कार्य किया, लागू किया। कब? वर्ष 1882 ईस्वी में। वायसराय का नाम याद रखिएगा, प्रश्न पूछता है यहां से। पहली बार स्थानीय स्वशासन कहां पे आया? मुंबई में। कहां पे? किस वायसराय के अधीन? लॉर्ड रिपन ने इसके लिए प्रयास किया। लेकिन स्थानीय स्वशासन में 1882 से पहले कार्य शुरू हो चुका था। पहला इसके बारे में विधेयक पेश हुआ था 1864 ईस्वी में, जो बिल्कुल रद्द कर दिया गया, ठीक है? लेकिन उसके फिर 6 साल बाद 1870 ईस्वी में लॉर्ड मेयो की अध्यक्षता में फिर से क्या स्टार्ट किया गया था? फिर से प्रयास किया गया स्थानीय स्वशासन लाने के लिए, लेकिन ये भी सफल नहीं रहा। लॉर्ड मेयो, याद रखिएगा, ये वही व्यक्ति है जिसके शासनकाल में पहली बार भारत में जनगणना हुआ था वर्ष 1972 ईस्वी में। याद रहेगा ना? एग्जाम में बन सकता है ये। 1872 ईस्वी में पहली बार जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। लेकिन नियमित जनगणना प्रारंभ होती है लॉर्ड रिपन के शासनकाल में वर्ष 1881 ईस्वी में। कब की? वर्ष 1881 ईस्वी में पहली बार जनगणना किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के शासनकाल में प्रारंभ हुई। याद रहेगा सबको? चलिए, इस तरीके से आगाज हो चुका था। अभी आगाज हुआ था मुंबई में, महाराष्ट्र में। बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी ना, ब्रिटिशर्स के अधीन 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। एक बंगाल प्रेसिडेंसी, कोलकाता प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी। मद्रास का जो तमिलनाडु क्षेत्र है उसे क्या बोलेंगे? समझ में आ रहा है? इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए वर्ष 1907 ईस्वी में ब्रिटिशर्स ने, या फिर यूं बोले भारत की जो परिषद बनी हुई थी, भारतीय परिषद बनी हुई थी, उसमें एक तो आयोग का गठन किया। क्या किया जी? अभी तो ये स्थानीय स्वशासन जो है सिर्फ एक क्षेत्र में ना अपनाया गया था, एक क्षेत्र में अपनाया गया था, पूरे भारत में तो अपनाया नहीं गया था। याद रखिएगा, लॉर्ड रिपन द्वारा लाया गया पहला स्थानीय स्वशासन को ही क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा कहते हैं। जनता स्थानीय स्वशासन के लिए दिया गया यह अधिकार था और इसी को क्या कहेंगे? मैग्ना कार्टा कहेंगे। याद रखिएगा, मैग्ना कार्टा वो अधिकार पत्र था जो ब्रिटेन की महारानी ने पहली बार अपनी जनता को, अपने नागरिकों को अधिकार दिया था। याद रखिएगा, दुनिया में कहीं पे भी अगर नागरिकों को अधिकार दिए जाएंगे तो उसकी उपमा दी जाएगी मैग्ना कार्टा। याद रखिए, स्थानीय स्वशासन के क्षेत्र में पहला मैग्ना कार्टा कहां जारी हुआ था? बॉम्बे में। कहां हुआ था? किस वर्ष? 1882 ईस्वी में। हम आगे बढ़ते हैं।
स्थानीय स्वशासन का इतिहास आगे बढ़ता है, आता है वर्ष 1907 ईस्वी का, एक नए आयोग का गठन किया जाता है। देखिएगा, कोई भी नई चीज लागू, कोई भी गवर्नमेंट अगर किसी भी चीज को लागू करना चाहती है, उससे पहले एक आयोग का गठन करती है। वो आयोग बताता है कि देखा साहब, अगर हई चीज लागू करवा तो एक गुड पॉइंट की हुई, लेकिन एक बैड पहलू भी हुई, यानी कुछ एक लूप होल भी हुई है, तो ओकर कमी ई हुई और अच्छाई एक, अगर ये आयोग का सिफारिश लागू करवा तो कमी है हुई और अच्छाई कुछ और होगी। समझ में आ रहा है? आयोग का गठन होता ही इसीलिए है, पहले जांचा और परखा जाए जो नियम लाया जा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब सरकार निर्णय लेती है कि उस आयोग की सिफारिश को माना जाए कि न माना जाए। तो याद रखिएगा, 1907 में पूछता है, 1907 में कौन सा आयोग का गठन हुआ था? शाही आयोग। अब अंग्रेजों का शासनकाल था। किसका शासनकाल था? अंग्रेजों का शासनकाल था। एक तो नया, इसके जो अध्यक्ष होंगे वो भी तो अंग्रेज होंगे ना, तो अंग्रेज का नाम था CEH। क्या नाम रहेगा? CEH हॉब हाउस। याद रहेगा? यानी हॉब हाउस जो थे, हॉब हाउस साहब जो थे, वो क्या थे? शाही आयोग के अध्यक्ष थे। बस इतना याद रखिएगा। वर्ष 1907 में स्थानीय स्वशासन के परिप्रेक्ष्य में एक आयोग का गठन होता है जिसका नाम है शाही आयोग। इसके प्रमुख कौन रहेंगे? CEH। आगे बढ़ता है इतिहास और आगे बढ़ता है, आ जाता है वर्ष 1935 का। अगर मैं आप लोगों से पूछूं, 1935 में एक तो भारत शासन अधिनियम आया था ना? तो याद रखिएगा, वर्ष 1935 में भारत शासन अधिनियम आया था। उसमें बात की गई थी किस चीज की? केंद्र विषय से राज्य विषय में डाल। सुनो, 1935 के शासन अधिनियम में 1935 में आया क्या था? भारत शासन अधिनियम है। तो क्या था? और उसी के अनुसार केंद्रों में द्वैध शासन लागू होगा। द्वैध शासन मतलब केंद्र में दो प्रकार का शासन होगा। द्वैध शासन आप लोगों ने राज्यों में पढ़ा था, अब केंद्रों की बात थी। ये याद रखिएगा, वर्ष 1935 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन को केंद्र का विषय नहीं कहा गया। मतलब केंद्र का विषय मतलब अब ये वायसराय के अधीन नहीं रहेगा। किसके अधीन रहेगा? राज्य के अधीन रहेगा। याद रखिएगा, अगर आपसे कभी पूछे कि पंचायती राज व्यवस्था किसका विषय है, केंद्र का विषय है कि राज्य का, तो याद रखिएगा राज्य का विषय है। किसका विषय है? राज्य का। लेकिन आजादी से 1935 से पूर्व यह किसका विषय था? केंद्र का विषय था। किसका विषय था? भारत की 7वीं अनुसूची कहती है ना, 3 प्रकार की अनुसूची बना के दी गई है कि नहीं दी गई है? सुनो, कुल 12 अनुसूचियां हैं, उसमें 7वीं अनुसूची 3 प्रकार की सूचियां बनाई हुई है और बताती है केंद्र सरकार मोदी जी को कि देखा भैया तो हेतनी हेतनी काम है, तू हेके करा। राज्य को बताती है तो हेतनी हेतनी काम है, तू हेके करा। और समवर्ती सूची में बताती है दोनों जाने का, अगर कुछ क्षेत्र ऐसा ना जिसमें दोनों जाने के मिलजुल के काम करे पड़े, ओके का बोला जाला? समवर्ती सूची। तो याद रखिएगा, जो आपकी पंचायती राज व्यवस्था है वो किसके अधीन आएगी? राज्य सूची के अधीन। वर्ष 1935 के भारत शासन अधिनियम में इसका क्या किया गया था? केंद्र विषय से किसमें ट्रांसफर कर दिया गया था जी? राज्य विषय। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पे अगला वर्ष 1935 का में काम क्या हुआ था? केंद्र के विषय से इसको कहां ट्रांसफर कर दिया गया? अगला पॉइंट है सामुदायिक विकास कार्यक्रम। इसी में आगे कार्यक्रम बढ़ता है और 2 अक्टूबर 1952 भारत के प्रधानमंत्री रहेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। कौन रहेंगे? CDP, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। इसकी शुरुआत होगी 2 अक्टूबर 1952 में। भारत की आजादी का यह क्या था? समय था। और भारत सरकार ने क्या किया? सामुदायिक, यानी जो सामुदायिक एक समुदाय, अब ये स्थानीय स्वशासन में क्या होता है? उस स्थानीय स्वशासन के कुछ समुदाय वर्गों को बुलाया जाएगा और कहा जाएगा आपका विकास कैसे हो। समझ आ रहा है? इसलिए 2 अक्टूबर 1900 गांधी जी की जयंती से क्या शुरू हो गया था जी? CDP, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। आगे चलते हैं, इतिहास और आगे बढ़ता है। अब इतिहास के साथ साथ हम फैक्ट भी चेक करते चलें। क्या भारतीय संविधान में कहीं पर स्थानीय स्वशासन की बात की गई है? तो हाँ, की गई है। यह बात की गई है। अच्छा, अगर आप लोगों से मैं पूछूं संविधान बनके कब तैयार हो गया था? तो 1950 में लागू भी हो गया था। लेकिन जब भारत
भारत में संविधान लागू हुआ तब यह पंचायती राज व्यवस्था उसका अंग नहीं थी, यानी मूल संविधान में पंचायती राज व्यवस्था नहीं थी। अंबेडकर जी इसके परिप्रेक्ष्य में समर्थन में बिल्कुल नहीं थे, वो नहीं चाहते थे स्थानीय स्वशासन आगे बढ़े, लेकिन गांधी जी इसके मुख्य पक्षधर थे। कौन? स्थानीय स्वशासन का मुख्य पक्षधर कौन रहेगा? गांधी जी। चलिए आगे देखते हैं। तो याद रखिएगा, थी तो नहीं, मूल संविधान में भाग नंबर 9 में पंचायती राज व्यवस्था तो नहीं थी, लेकिन भाग नंबर 4 में डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत है। उसमें बताया, संविधान ने यह राज्यों को बताया था कि जब आपके पास पैसे ज्यादा हो जाएं तो स्थानीय स्वशासन को प्रमोट करिएगा। और अनुच्छेद कौन सा था? अनुच्छेद नंबर 40। कौन सा अनुच्छेद था जी? अगर मैं 39 पूछूं तो राष्ट्रीय संपदा का संरक्षण करना आपका अधिकार है कि नहीं? सरकार क्या करेगी? राष्ट्रीय जो स्मारकें हैं उनको संरक्षित करेगी, ये अनुच्छेद 39 में कहा गया है। लेकिन उसी डीपीएसपी के अनुच्छेद नंबर 40 में कहा गया है कि राज्य सरकार यह व्यवस्था करेगी किसकी? स्थानीय स्वशासन की। किसकी? याद रहेगा, मूल संविधान में भाग नंबर 9 में पंचायती राज व्यवस्था नहीं थी, लेकिन भाग नंबर 4 के अनुच्छेद नंबर 40 में इसका प्रावधान था कि जब आवश्यकता पड़े तो संसद या फिर राज्य क्या करे? स्थानीय स्वशासन का निर्माण करे। चलिए आगे देखते हैं। क्या रखिएगा, अभी मैंने बताया था राज्य सूची, पंचायती राज व्यवस्था किसका विषय है जी? राज्य सूची का। अनुसूचियां ये कौन सी अनुसूची में दिया गया है? 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां दी गई हैं, एक संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में नहीं, ये राज्य सूची का विषय है। आगे चलते हैं, इतिहास और आगे बढ़ता है। आ जाता है वर्ष 1956 का। कौन सा वर्ष है? 1956 में अब भारत आजाद हो चुका था, एक नई समिति बनेगी। समिति का नाम होगा बलवंत राय मेहता समिति। ये $1 लाख का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस समिति का नाम इंपॉर्टेंट रखिएगा, याद रखिएगा। किस वर्ष बनी थी ये? 1956 में। और अपनी रिपोर्ट पेश करती है, अपनी रिपोर्ट देती है और कहती है स्थानीय स्वशासन का यानी पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तर पर लागू हो। कितने स्तर पर? 3 स्तर पर लागू हो। तुम उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? पीटी नेहरू। पूछे 3 स्तर, तो बताइए बलवंत जी या फिर ऐसा कैसे, या मेहता जी कैसे करें? तो बोले 3 क्षेत्र है, मैं बता रहा हूं। पहला, पंचायत जो गांव है ना उसका क्या नियुक्त कर दो? ग्राम प्रधान। क्या नियुक्त कर दो? ग्राम प्रधान, यानी ग्राम स्तर। एक तो क्या हो? ग्राम स्तर हो। देखो इधर, एक तो ग्राम स्तर हो, एक तो मध्य स्तर हो, एक तो जिला स्तर हो। याद रखिएगा, ग्राम का प्रमुख क्या हो? ग्राम पंचायत का सदस्य यानी प्रधान। दूसरा, इसे रोकिए, आप जाके देखिए दूसरा। चलिए देखिए क्या त्रिस्तरीय प्रश्न याद रखिएगा हमेशा। हमारे यहाँ जो हमारा जो संविधान है या फिर हमारे यहाँ जो पंचायती राज व्यवस्था है वो कितने स्तरीय की है? कभी गलतफहमी मत रहिएगा, हमारा देश बहुत बड़ा है और हर प्रकार हर स्तरीय की ग्राम पंचायत यहाँ निवास करती है। सुनो, 1 स्तरीय भी है, 2 स्तरीय भी है, 3 स्तरीय भी है और 4 स्तरीय 4 स्तरीय भी है। पश्चिम बंगाल वो राज्य है जहां पे 4 स्तरीय क्या है? 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। 4 स्तर है। जैसे यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पे जिला पंचायत अध्यक्ष अभी चुना हुआ है ना ब्लॉक प्रमुख का, ये ब्लॉक प्रमुख जी है। जिला पंचायत है क्या है? अरे महाप्रधान लोग है ही के है, ये है। ऐसे लोग याद रखो तो याद रही। 3 स्तर का दोनों के आसपास में बतावा। पहले प्रधान को चुनाव होला ना, अपने अपना लोगों पढ़ा और गार्जियन को समझा दिया कि उत्तर प्रदेश जो है 3 स्तरीय क्या रखता है? पंचायती राज व्यवस्था रखता है। लेकिन पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय है, वही केरल में, जम्मू कश्मीर में 1 स्तरीय है। क्या है वो? बस ग्राम प्रधान होगा, इसके अलावा कुछ नहीं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? वहीं कुछ और हैं जहां पे 2 स्तरीय हैं। तो देखिएगा 2 स्तरीय वाले कौन कौन से हैं? असम है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा है, ये 2 स्तरीय वाले। चलिए बताऊंगा आगे, पहले इधर देखिएगा। बलवंत राय मेहता जी ने कहा था पूरे भारत में 3 स्तरीय क्या हो? पंचायती राज व्यवस्था हो।
पंडित जवाहरलाल नेहरू मान गए, कहें मेहता जी आप बहुत बढ़िया बता रहे हैं, हम इसको आपकी बात को मान ले रहे हैं। और वर्ष 1959 में 1959 में नेहरू जी कहेंगे चलो चलते हैं नागौर। ये पिक्चर देखे बाकी लोग नागौर वो पिक्चर देखे कि नहीं, क्या बोलते हैं, चिंता का टीका क्या बोलते हैं उसको, राघवी राठौर। तो नागौरी रहता ना वहां का, बोलो नागौर जिला है, क्या है, नागौर जिला में जाते हैं पीटी नेहरू और कहते हैं स्थानीय स्वशासन का नींव डाल देते हैं। कौन जी, नेहरू जी ने बगदरी में, नागौर जिले के बगदरी ग्राम में पहली बार स्थानीय स्वशासन की नींव डाली। याद रहेगा, बोलो जी, याद रखिएगा। लेकिन ये तो प्रारंभ था ना, प्रयोग के तौर पे ये तो डायरेक्ट लागू होगा। पहली बार पंचायती राज व्यवस्था नागौर जिले में, नागौर जिले के बगदरी गांव में लागू हो जाएगी। लेकिन प्रयोग के लिए अगर पूछ दे सबसे पहली बार पंचायती राज व्यवस्था प्रयोग के तौर पे किस राज्य में लागू हुई थी, तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य था, आंध्र प्रदेश में। देखिए यहाँ पे प्रायोगिक तौर पर आंध्र प्रदेश में 1958 ईस्वी में क्या लागू किया गया था, पंचायती राज व्यवस्था। याद रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, इसमें एक चीज और आती है, राष्ट्रीय विकास परिषद की बात आती है, एनडीसी की, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की बात आती है। देश नया बना था, प्रधानमंत्री के अंदर जोश था, लोगों के अंदर जोश था, कलेक्टर साहब के अंदर जोश था कि देश का हमें क्या करना है, विकास करना है, डेवलपमेंट करना है। इसके लिए नेहरू जी ने क्या बनाया था जी, नेशनल राष्ट्रीय विकास परिषद का निर्माण किया था। इस 2 अक्टूबर को तो भूलना ही नहीं है। गांधी जी के एकदम फैन थे। कौन, चाचा मतलब नेहरू जी। बच्चे उनको प्रेम से क्या कहा करते थे, एकदम गांधी जी के फैन। और वास्तव में फैन हो भी क्यों ना, प्रधानमंत्री भी तो उन्होंने ही बनाया था ना। आपने देखा था 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों ने किसको वोट दिया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल से थोड़ा सा करना फूक दिए थे। कौन, गांधी जी। जायदाद प्यारा लड़का है, कौन, नेहरू, और अपना लड़का है, इसको प्रधानमंत्री बन लेने दीजिए। पटेल जी कहे चला तू बहुत बढ़िया आदमी हुआ, तो बात हम रख लेते हैं। और क्या बन गए प्रधानमंत्री। कौन बना था, नेहरू जी। देखिएगा 2 अक्टूबर को याद रखिएगा, एनडीसी की बात की जाए, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की बात की जाए, या फिर सीडीपी की बात की जाए, दोनों एक ही दिन प्रारंभ होते हैं, 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को ये भी, 2 अक्टूबर को ये भी। लेकिन ये 1952 में स्टार्ट होगा, ये दोनों भी स्थानीय स्वशासन ही था। क्या था, स्थानीय स्वशासन का विकास ही था। क्यों, नेहरू जी सोचे थे चलो जब तक पंचायती राज व्यवस्था, गांधी जी का सपना न है, वो गांधी जी का सपना था, बार बार गांधी जी कहते थे, बी.आर. अम्बेडकर को बुलाए थे, देखिएगा आप पूरा संविधान बनाइए, लेकिन स्थानीय स्वशासन, जब तक हमारा गांव, भारत गांव का देश है, ये कौन कहा करता था, गांधी जी। भारत की अधिकतर जनसंख्या गांव में निवास करती है, जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक देश विकसित हो ही नहीं सकता, ये गांधी जी कहा करते थे। तो एक परिप्रेक्ष्य में वो सही थे, जब तक गांव विकसित नहीं होगा, गांव डेवलप नहीं करेगा, तब तक देश का विकास। अब गांधी जी के सपने को अब अम्बेडकर साहब कहते थे ना, विधायक सांसद का चुनाव होना चाहिए। ये ब्रॉड पर्सपेक्टिव में बात करेंगे, गांव के लोग सिर्फ गांव की सोच रखेंगे, गांव की बातें करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं है, नेशनल इशू कहीं ना कहीं दब जाएगा। इसलिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ग्राम या फिर लोकल गवर्नमेंट पे काम या फिर संविधान में उसको जगह बहुत कम दिए थे। उनके मरने के बाद नेहरू जी इसको आगे बढ़ा रहे थे। उसी परिप्रेक्ष्य में 2 वर्ष याद रखिएगा, वर्ष 1952 क्योंकि यहाँ पे सीडीपी लागू होगा, और वर्ष 1958 यहाँ पे एनडीसी लागू होगा। चलिए, अब वो समय आ चुका था जब भारत में पंचायती राज व्यवस्था का आगाज हो गया। तो याद रखिएगा 2 अक्टूबर, ये भी 2 अक्टूबर है। 2 अक्टूबर भूलेगा क्या हो, सीडीपी हो चाहे एनडीसी हो, या फिर स्थानीय स्वशासन में पंचायती राज व्यवस्था हो, सब 2 अक्टूबर। बस 3 वर्ष याद रखने हैं। पहला 1952, 1958 और 1959। याद रहेंगे सबके। चला मैंने देखा, नागौर वो जिला था जहां पे बगदरी गांव में नेहरू जी ने क्या कर दिया था, पंचायती राज व्यवस्था पहला प्रधान दे दिया। भारत में पहला प्रधान बगदरी जिला का प्रधान बना था, ठीक है, सॉरी बगदरी गांव का प्रधान बना था। और ये बगदरी है कहां पे, नागौर जिले में। कहां है, समय आगे बढ़ गया, समय
आगे बढ़ती है। हाँ, प्रयोग वाला याद रखिएगा। पहली बार पंचायती राज व्यवस्था का प्रयोग के तौर पे देखा कहा गया था आंध्र प्रदेश में वर्ष 1958 में। लेकिन बलवंत राय मेहता वाली समिति का अनुपालन कहाँ होगा? नागौर में। कहाँ पे होगा जी? चलिए आगे देखिएगा। संवैधानिक रूप, ये तो पास हुआ था, अभी समिति ने बात मान ली थी, लागू भी हो जाएगा कुछ जगहों पे, लेकिन यह क्या संविधान का अंग बना? नहीं। संविधान का अंग कोई तभी बन सकता है जब संविधान में संशोधन हो। अनुच्छेद नंबर 368 के आधार पर क्या हो? मतलब पार्लियामेंट में क्या हो जाना चाहिए? जब तक संविधान में संशोधन नहीं होगा तब तक कोई नई चीज जुड़ती नहीं है। तो 1959 में भारत में पंचायती राज व्यवस्था तो लागू हो गई, लेकिन संवैधानिक रूप नहीं ली थी। याद रखिएगा, प्रश्न पूछेगा पंचायती राज व्यवस्था ने संवैधानिक रूप कब लिया? तो देखिएगा इधर, संवैधानिक रूप लिया था 24 अप्रैल 1993 को, 1993 को। इसका थोड़ा सा एक नॉर्मल पर्सपेक्टिव इधर देख लीजिएगा, थोड़ा इधर इस साइड, सभी लोग इधर देखो भैया। 73वां संविधान संशोधन था। कौन सा संविधान संशोधन था? सुनो, इसके पहले भी कई प्रयास हुए थे। है देखो, 64वां संविधान संशोधन। 64वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था का वो पहलू है जहां पे महिलाओं को, किसको जी? महिलाओं को, अनुसूचित जातियों को, अनुसूचित जनजातियों को, 3 वर्गों को, ओबीसी को नहीं, ओबीसी को अभी भी नहीं मिला हुआ है। फिर से सुनिएगा, एससी को, एसटी को और महिलाओं को क्या दिया गया? आरक्षण दिया जाएगा पंचायती राज व्यवस्था में। किस राज व्यवस्था? अब देखिए, बात हो रही है पंचायती राज व्यवस्था संवैधानिक रूप कैसे ले रहा है। 73वां संविधान संशोधन था, उसके पहले भी बहुत सारे संशोधन में प्रयास किए गए। क्या कर दिया जाए? इसको संविधान का अंग बना दिया जाए, लेकिन असफल रहेगा। देखो जी इधर, अच्छा सुनिए, ये देखिएगा पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में कितनी समितियां हैं? 7 गो। कितनी हो? और 7 तो उनके रट्टा मारे पड़े। उसमें पहली समिति का नाम है बलवंत राय मेहता समिति। ये तो वीआईपी है, किस वर्ष बनी थी? 1956। और यही बलवंत राय मेहता समिति ही पंचायती राज व्यवस्था की जनक होगी भारत में। याद रहेगा, जो भारत के संविधान में पंचायती राज व्यवस्था है, ये किसकी सिफारिश पे लागू हुई है? बलवंत राय मेहता की। अगला है संथानम समिति, यह 1963 में बनी थी। सादिक अली समिति, याद रखिएगा, सादिक अली समिति का गठन राजस्थान सरकार ने किया था वर्ष 1964। और राजस्थान वही पहला राज्य है जहां पर पंचायती राज व्यवस्था नागौर जिले के बगदरी गांव में लागू हुआ था। याद रहेगा ना। अगला है अशोक मेहता समिति, पीवी के राव समिति, एलएम सिंगनी समिति और 7वां है पीके थुंगन समिति। ये याद रखिएगा, वर्ष 1986 और 88। वर्ष 1886 और 79 इन दोनों समितियों की अनुशंसा पे, सिफारिश पे 64वां संविधान संशोधन भारत की संसद में लाया जाएगा। लोकसभा में वह संविधान संशोधन पास हो जाएगा, लेकिन राज्यसभा में अटक जाएगा। अटक जाएगा मतलब क्या? पास नहीं हो पाएगा। इस तरीके से 64वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं हो पाई भारत में। लागू हो पाई क्या? नहीं। एक बार नॉक कर दिया करिए, सभी सुन लेते हैं। अगला पॉइंट है 73वां संविधान संशोधन। मतलब एक बाद प्रयासन बल 65, 66, 67 में 68, 69, 70, 71, 72 में प्रयासन बल। फिर प्रयास बोला कब? वर्ष 73वां संविधान संशोधन में। और देखिएगा वर्ष रहता है वर्ष 1992। लोकसभा में यह बिल पास किया जाता है। प्रधानमंत्री आपके रहेंगे नरसिम्हा राव जी। कौन रहेगा जी? नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री होंगे। लोकसभा में बिल आएगा कहिया? 22 दिसंबर 1992। अगर मैं पूछूं सबसे बड़ी रात भारत में कब होती है? 22 दिसंबर, यही ना है सबसे बड़ा दिन? बोलिए, या फिर भारत में सबसे बड़ी रात कौन सी होती है? देखिएगा इधर, लोकसभा में 22 दिसंबर को पास होगा और एक दिन जस्ट उसके बाद 23 दिसंबर वर्ष 1992 में क्या पास हो जाएगा? राज्यसभा में यह बिल पास हो जाएगी। राजीव गांधी ने प्रयास किया था। कौन किए थे? इनके पूर्व राजीव गांधी ने 64वां संविधान संशोधन करने का प्रयास किया था, लेकिन राज्यसभा में सीटें कम होने के कारण असफल रहे। क्या रहे?
लेकिन एक चीज में सफलता प्राप्त कर ली। राजीव गांधी जी महोदय जो हमारे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने क्या दिलवा दिया भारतीयों को, भारतीय महिलाओं को एक अधिकार दिलवा दिया कि 1/3 पंचायती राज व्यवस्था में 1/3 पर अधिकार या फिर आरक्षण किसको दिया जाएगा? हर वर्ग की महिलाओं को, चाहे वो जनरल की हो, ओबीसी की हो, एससी की हो, एसटी की हो या फिर माइनॉरिटी की हो, सबको आरक्षण 1/3। याद रखिएगा, महिलाओं को 1/3 आरक्षण किसने दिलवाया था? राजीव गांधी जी 64वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था में क्या दिलवा दिए थे? आरक्षण। क्या दिलवा दिए? 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा में पास क्या हुआ? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित 73वां संविधान संशोधन। अगला है राज्यसभा। जस्ट एक दिन बाद पूर्ण बहुमत में सरकार रहती है, राज्यसभा में भी सीटें भरपूर रहती हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की विपक्ष में सरकार रहती है। नरसिम्हा राव के बहुत बड़े सहयोगी माने जाते थे। कौन? कहते थे नरसिम्हा राव जब फंसते थे, सहारा किसका लेते थे? पहला प्रधानमंत्री उधर तैयारी में था। कौन? पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान। एक बार क्या हुआ कि ऐसी घटना हुई यूएन में एक सभा को संबोधित करनी थी भारत से, जिसे भेजा जाए। नरसिम्हा राव परेशान, चिंतित, और कोई मैटर ऐसा था जिसमें पाकिस्तान को लगता था क्या उसको किसका पक्ष मिलेगा? यहाँ के विपक्षियों का। नरसिम्हा राव अटल जी को बुलाते हैं, कहते हैं बताइए आप भाषण देने जाएंगे, भारत का पक्ष रखने जाएंगे? बोलते हैं हाँ जाएंगे। और यूएन में जब पहुंचते हैं तो वहां पाकिस्तान का जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहता है यूएन का, वो कहता है अजब देश है भारत, जहां जब देश की बात हो रही है तो पक्ष भी साथ और विपक्ष की साथ। और आज का समय देख लीजिए, विपक्ष जो है घूम घूम के कह रहा है मोदी को हटाना है। अरे हटाओ, अपने दम पे हटाओ मर्दबा। हम देश के अंदर रह के लड़िए, देश के बाहरियों का साथ लोगे तो उनको पता चल जाएगा आप लोग क्या हैं, टूटे हुए हैं। अटल ऐसे नहीं थे, अटल झूठे महान नहीं है, वास्तव में महान थे और भारत का पक्ष रखे। वहां पे उन्होंने कहीं पे भी ऐसा जिक्र नहीं किया जहां पे भारत अपने आप को कमजोर, असहज महसूस करे। क्यों? सभी लोग भारत से हैं, भारत से पार्टी नहीं है। अटल जी क्या करते थे ना, पार्टियां आएंगी जाएंगी, बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन देश थोड़ी बिगड़ेगा। बोलो, चलिए इधर देखिएगा। तो नरसिम्हा राव विपक्ष वालों ने भी साथ दिया और पंचायती राज व्यवस्था पूर्ण बहुमत से पास हुआ, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। शंकर दयाल शर्मा उस समय भारत के राष्ट्रपति थे। कौन था जी? शंकर दयाल शर्मा जी भारत के राष्ट्रपति थे जब उनके सामने यह पास हुआ, लोकसभा राज्यसभा में पास हुआ, 73वां संविधान संशोधन पेश हुआ। तो देखिएगा 20 अप्रैल को, किस दिन जी? 20 अप्रैल 1993 ईस्वी को यह लोकसभा राज्यसभा दोनों में पास होने के बाद 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने सब बकायदे 2-3 महीना लिए इसको पढ़ने के बाद शंकर दयाल शर्मा, भारत के राष्ट्रपति कौन थे जी? प्रश्न पूछेगा, जब पंचायती राज व्यवस्था में भारतीय संविधान का अंग बनी, उस पर साइन करने वाले व्यक्ति कौन थे? राष्ट्रपति कौन था? शंकर दयाल शर्मा जी थे। याद रहेगा? 20 अप्रैल 1993 ईस्वी को राष्ट्रपति महोदय ने क्या कर दिया? हस्ताक्षर कर दिया। और आप लोगों को बताया गया होगा कि जब कोई भी विधेयक, अधिनियम कब बनता है? जब लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति की सिग्नेचर हो जाए तब। अब आप लोग बताओ ये अधिनियम पास हो गया कि नहीं हो गया? अब यह जो बिल था वो एक्ट में तब्दील हो गया ना। तो याद रखिएगा, लागू कब हुआ? ये तो साइन हुआ ना 4 दिन बाद पूरे भारत में पंचायती राज व्यवस्था या पूरे भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू हो जाएगी। और याद रखना 24 अप्रैल को ही पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? तो दिवस याद करना है ना। तो 24 अप्रैल को हुआ क्या था? पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी। इसी दिवस को क्या मनाया जाएगा? स्थानीय स्वशासन दिवस बोल लीजिए या फिर पंचायती राज दिवस। याद रहेगा सबको? चलिए ये देखिएगा, ये किस भाग में जो अब संविधान संशोधन हो गया ना, संविधान संशोधन हो चुका था। तो अब बताओ, ये तो निर्णय हो चुका, चला पंचायती राज व्यवस्था के संविधान में जोड़ देवल जाए। कहां जोड़ल जाए? किस प्लेस पे रखा जाए? किस जगह रखा जाए?
तो देखिए बहुत आराम से लोगों ने सोचा समझा और कहा कि जो भाग नंबर 9 है, कौन सा भाग है जी? भाग नंबर 9 में इसको ऐड कर दिया जाए, पंचायती राज व्यवस्था को क्या कर दिया जाए? जोड़ दिया जाए। इसको जोड़ने के बाद अब पंचायती राज व्यवस्था भाग 9 का हिस्सा बन चुकी थी। याद रहेगा, संविधान के भाग नंबर 9 में किसको जगह मिल चुकी थी? पंचायती राज व्यवस्था। इसमें कुल अनुच्छेदों की संख्या 16 थी। कितनी थी जी? 16। याद रहेगा, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कुल कितने अनुच्छेद हैं? 243 से लेकर के 243 ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन और ओ, लास्ट क्या रहेगा? ओ। ये पंचायती राज व्यवस्था के बारे में सारे अनुच्छेद प्रबंध कहां दिए गए हैं? इन 16 अनुच्छेदों में दिए गए हैं, भाग नंबर 9 में दिए गए हैं। ठीक है, अब सुनो, साथ ही साथ इसी संशोधन में 73वें संविधान संशोधन में ही एक तो नई अनुसूची भी जोड़ी जाएगी पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में, और उसे कहा जाएगा अनुसूची नंबर 11। क्या कहा जाएगा जी? अनुसूची नंबर 11 में कुल 29 विषय। कितने विषय जी? एक दो नहीं, 29 विषय जोड़े जाएंगे। किस संविधान संशोधन की बात हो रही है? बोलो जी। 73वें संविधान संशोधन की। याद रहेगा, इस तरीके से पंचायती राज की बहुत टफ चैप्टर, इससे टफ चैप्टर कोई संविधान में है ही नहीं। अगर इतने समझ लिए कितने प्रश्न बनते हैं किस तरीके से, तो समझ लो बेड़ा पार है। देखिएगा, अनुसूची नंबर 11 पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में दी गई बातें कहां दी गई हैं? किस अनुसूची में दी गई हैं? अनुसूची नंबर 11 में दी गई हैं। पंचायती राज व्यवस्था से संबंध में किस भाग में बात की गई है? भाग नंबर 9 में की गई है। कितने अनुच्छेद हैं इसमें? 16 अनुच्छेद। कहां से कहां तक? 243 अलग अनुच्छेद है, 243 ए अलग अनुच्छेद है, 243 बी अलग रहेगा। याद रखिएगा, 243 अलग है, 243 ए अलग है। तो 243 से लेकर के 243 ओ तक भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बात की गई है। इस तरीके से अब मतलब इस समय भारतीय संविधान का यानी पंचायती राज व्यवस्था एक संविधान के अनुरूप चलने वाली संस्था है। याद रहेगा, संविधान के अंदर निहित बातें बताई गई हैं पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। अगर मैं पूछूं आजादी के समय क्या ये इसका अंग थी? नहीं थी। कब जोड़ी गई? कब से लागू है? 24 अप्रैल 1993 से लागू है। तो अगर पूछा जाए स्थानीय स्वशासन के बारे में क्या संविधान में कहीं पे भी जिक्र नहीं था? तो था, भाग नंबर 4 के आर्टिकल नंबर 40 नंबर 40 में डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, राज्य के नीति सिद्धांत में। अगर मैं आपको पूछूं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिया गया है? कहां से लिया गया जी? चलिए आगे चलो। अभी मैंने आप लोगों को बताया जो बलवंत राय मेहता जी थे उन्होंने सिफारिश किया था जो भारत में क्या लागू हो, जो भारत में स्थानीय स्वशासन पंचायती राज व्यवस्था लागू हो वो 3 स्तरीय हो। कितनी स्तरीय हो भैया? अभी आप लोगों ने बोला है सर जी ग्राम प्रधान का चुनाव होता है। क्या होता है? ग्राम प्रधान का चुनाव होता है, सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं कि नहीं करते हैं? दूसरा महाप्रधानी का होता है। क्या होता है वो? क्षेत्र पंचायत महाप्रधान जी लोग लड़ते हैं। समझ में आ रहा है? तो देखिए पहला स्तर हो गया ग्राम स्तर, दूसरा हो गया मध्य स्तर। क्या बोलते हैं इसे? मध्य स्तर। मध्य स्तर में कौन आएगा? महाप्रधान जी लोग आएंगे। इसमें भी आप वोट देंगे, लेकिन जिला स्तर में कोई दिया था? कहा ब्लॉक प्रमुखी में आप लोग दिए थे क्या? पूछे भी नहीं गए। पूछे क्या था? ये लोग दे दिए, बीटीसी वाले। क्या दे दिए? मतलब जो जिला ग्राम स्तर का व्यक्ति था, सदस्य था, वो क्या दे दिया? कहां दे दिया? आपको पता नहीं चल पाया। और क्या बन गया वो? ब्लॉक प्रमुख। क्या बन गया? और जिले स्तर पे जो हुआ था उसको महाप्रधान वोट दिए होंगे। बोलो जी, जिला पंचायती राज व्यवस्था का जो हेड बनेगा एक जिले का, उसको कौन वोट देता है? तो वो भी तो मध्य स्तर का वोट दे दिया। और जो ग्राम स्तर वाला दिया तो क्या बन गया? ब्लॉक प्रमुख बन गया। अरे बीटीसी वोट दिए तो ब्लॉक प्रमुख बन गया। और जिला प्रमुख अगर बनना हो जिला पंचायत का तो क्या कौन वोट देगा? एक तरीके से देखा जाए तो ये सिफारिश किसकी थी जी? बलवंत राय बाबू लोगन कुल भुला जाइए, लेकिन ये समझिए कि मैं बिल्कुल भुलैया मत। अगर भुलैला तो गईला। पीसीएस से लेके बता देते यहां से लेके यहां ले, पीसीएस में भी ऐसे बेसी ना पूछे। बस इतना ही है पंचायती राज व्यवस्था। जितने लोग डेराला उतनी कुछ हवा ना में दम्मा ना। समझ में आ गया ना? अभी तक सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं ना? चलिए आगे देखिएगा। पंचायती राज व्यवस्था ऐसा, भारत बहुत बड़ा देश है ना, बहुत बड़ा देश है। अलग अलग स्थानों पे अलग अलग यहाँ पे आवश्यकताएं हैं। हर जगह एक ही जैसी परिस्थिति नहीं है। तो देखिएगा भारत में ज्यादातर राज्यों ने तो 3 स्तरीय मॉडल को अपना लिया, लेकिन
कुछ राज्यों में इसको थोड़ा सा बदलाव ला करके क्या करना पड़ा, लागू करना पड़ा। जैसे एक स्तरीय, एक स्तरीय में क्या था, सिर्फ ग्राम स्तर का ग्राम प्रधान चुना जाता था और कोई नहीं। दो स्तरीय ग्राम प्रधान होता था और मध्य स्तर हो जाता था, उच्च स्तर नहीं। कहीं पर 4 स्तर हो जाते थे, जैसे आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, देखिएगा अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा, कौन कौन से जिले, कौन कौन से राज्यों में कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू। देखिए इधर 3 राज्य, कौन कौन से जी, 3 राज्य। पहला कह रहा है मेघालय, क्या कह रहा है, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, इन तीनों राज्यों में, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, इन तीनों राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। याद रहेगा, पंचायती राज व्यवस्था कहां लागू नहीं है, तो अभी आप लोग कह रहे थे कि अरे ये कैसे हो सकता है। अभी संविधान जब कह रहा है, जब भारत का संविधान कह रहा है कि लागू करना चाहिए, तो काहे नहीं लागू है। देखना, वही संविधान का अनुच्छेद नंबर 243M कहता है, या फिर से बोल रहा हूं, अनुच्छेद नंबर 243M कहता है कि कुछ राज्य, क्या क्या बोल रहा है, कुछ राज्य, वो राज्य का नाम भी बताता है पहला मेघालय, क्या बताता है, दूसरा बताता है मिजोरम, क्या बताता है, और तीसरा बताता है नागालैंड, क्या बताता है, कहता है अनुच्छेद नंबर 243M कि इन तीनों राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था नहीं लागू होगी। आपको जो उखाड़ना उखाड़ लो, केंद्र सरकार को जो करना कर ले, यहां नहीं लागू होगी। तो फिर पूछते हैं मोदी जी या फिर केंद्र सरकार, तब बताओ कहां लागू हो। तो बोला जाता है ये तीनों हैं पर्वतीय क्षेत्र, का है वो, जनजातीय लोग यहाँ पे बहुत, पूरी जनसंख्या लगभग जनजाति है, क्या है, ट्राइब्स है। तब क्या किया जाए, तो यहाँ पे लागू होती है जनजातीय परिषद। क्या होती है जी, जनजातीय परिषद। याद रहेगा, 3 राज्य का नाम याद कर लो भैया। पहला देखो अरे सुना मतलब यम से याद रखा, यम है ना, अनुच्छेद नंबर 243 में देवल गया है और 243M में देवल गया है। यम फॉर मिजोरम, यम फॉर मेघालय, यम फॉर मेघालय, और यम की पहलवा, जब यम से दूसरे राज्य बनत रहना ना, तो एक यन रह बैठल रह कल ए बगलिया में हम तो हम ले चला, तो यन को भी संगमा जोड़ लिया, नागालैंड का हो, चलिए ठीक है। तो 3 राज्य हो गए ना। ये 3 ऐसे राज्य हैं जहां पे पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है, यहाँ पे जनजातीय परिषद लागू है। कहा है, अब देखिएगा, ये याद रहेगा, भाग नंबर 9 का अनुच्छेद नंबर 243 क्या कहता है जी, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ये जनजातीय परिषद यहाँ लागू होंगी, पंचायती राज व्यवस्था लागू याद रहेगा सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं। आती है एक स्तरीय। एक स्तरीय क्या होती है, बस ग्राम प्रधान चुना जाएगा, न तो महाप्रधान, न तो ब्लॉक प्रमुख, न तो जिला स्तर का भी प्रमुख ना चुनल जाए। तब बतावा, सिर्फ एक स्तर न भर, मध्य स्तर गायब हो गए, जिला स्तर भी गायब हो गए, तो बचल का एक स्तर ग्राम सभा का सिर्फ और सिर्फ प्रधान चुना जाएगा, बाकी कुछ नहीं। तो देखिए इधर कौन कौन से वो राज्य भैया, केरल है, त्रिपुरा है, मणिपुर है, सिक्किम है। कौन, कितना स्तरीय, कितना स्तरीय, सुना, त्रिपुरा, मणिपुर और सिक्किम इन राष्ट्र थे। क्या बतावा, वो तीनों 7 सिस्टर्स में ये भी आते हैं ना, सिक्किम को अगर छोड़ दिया जाए तो ये दो तो क्या आते हैं, 7 सिस्टर में आते हैं। लेकिन आस पास हम कुल नाराज हो गई ना केंद्र सरकार से। बतावा, वो लोगन के इतनी खरीद के जाए, पंचायती राज व्यवस्था लागू ना हुई, वहाँ जनजातीय परिषद लागू हो जाएगी, और हमने यहाँ तीन जाने पैसा बंटवारा हुई, ठीक ना। केंद्र सरकार बोली कैसा है, सुना लोगन, तो हो लोगन के यह ना चाहता कि एक व्यक्ति प्रमुख का 8 जनी ना, चला ठीक है, तो हम कुल परिषदवा जो जितना 3 स्तर है उसको हटा दे रहा हूं, बाकी एक स्तर जो ग्राम प्रधान है वो जनजातीय परिषद की तरीके से काम करने लगेगा। बोलो जी, बोलिए। तो इस तरीके से यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था लागू भी हो जाएगी और आपकी बातें भी रह जाएंगी। बोलिए। तो याद रखिएगा, कौन कौन से राज्य बता रहा हूँ, केरल, त्रिपुरा, मणिपुर और सिक्किम, बस 4 राज्य। कितने राज्य, 3 याद रखिए, त्रिपुरा तो अपने मन बढ़ाई से ऐड वाला, त्रिपुरा, मणिपुर और सिक्किम, ये 3 तो 7 सिस्टर के आसपास ही हैं। सिक्किम 7 सिस्टर का हिस्सा नहीं, याद रखिए हमेशा। 7 अगर 7 सिस्टर या फिर पूर्वोत्तर राज्यों की बात की जाए तो सिक्किम उसका हिस्सा कभी नहीं रहेगा।
ठीक है। तो दो राज्य त्रिपुरा और मिजोरम सिस्टर के हैं। सिक्किम जो है चीन से लिया गया 1962 में ओटी के थ्रू आया है ना। और केरल भी एक ऐसा राज्य है जो एक स्तरीय क्या रखता है, पंचायती राज व्यवस्था रखता है। सबको याद रहेगा? याद रहेगा जी? चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, ये पंचायती अधिनियम 1966 अभी बाद में बताऊंगा, पहले इधर देखिए। असम, उड़ीसा, एमपी, कर्नाटक और हरियाणा। असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और हरियाणा, यहाँ पे 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है। कितने स्तरीय? 2 स्तरीय। मध्य स्तरीय क्या रहेगा, ग्राम स्तरीय रहेगा और जिला स्तरीय रहेगा। याद रहेगा? बोलो जी। अगला है यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गुजरात और तमिलनाडु, साथ ही साथ राजस्थान। यहाँ पे कौन सी पंचायती राज व्यवस्था लागू रहेगी? अब बताओ, सबसे बड़ा यानी ब्रॉड पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो जो बड़े राज्य हैं जहां पे लगभग भारत का 80% लैंड है, वो तो यह ना है, वो 80% जनसंख्या यहीं ना निवास करती है। अरे मुख्य भारत की बात की जाए तो सब तो हो गए। राजस्थान हो गया भारत का सबसे बड़ा राज्य, सबसे ज्यादा जनसंख्या रखने वाला उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, पंजाब, गुजरात, हरियाणा सब हो गए ना। हरियाणा नहीं, हरियाणा अलग है। तमिलनाडु। ब्रॉड पर्सपेक्टिव की बात की जाए तो भारत के मुख्य लैंड में कितनी, कौन स्तरीय, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है। याद रहेगा जी? और यही प्रमुख है। आपके उत्तर प्रदेश में भी कौन सी पंचायती राज व्यवस्था लागू है? आगे चलते हैं। एक राज्य स्पेशल अथॉरिटी रखता है। यहाँ एक तो नहीं भैया, 2 को भी नहीं, 3 थे भी नहीं, 4 स्तरीय। कठो 4 स्तरीय क्या लागू है? पंचायती राज व्यवस्था लागू है अपने दीदी के राज्य में। दीदी है बंगाल वाली ममता बनर्जी। वेस्ट बंगाल राजधानी कहाँ है? पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? याद रखिएगा, अभी चुनाव हुआ है, बड़ी उम्मीदवार हुई है वहां पे, हार गई बीजेपी। अरे मिला कर तो आ रही है परसेंटेज वोट का देखिए क्या वोट वाला परसेंटेज। चलो ज्यादा कोई बात ना। अब चला ये तो होकर बावन प्रमुख समितियां भारतीय पंचायती राज व्यवस्था में सपोर्ट करने के लिए क्या बोलते हैं उसे मजबूत बनाने के लिए जो समितियों का गठन हुआ उसमें 7 प्रमुख समितियां रहेंगी। एक बार फिर जैसे सभी लोग देख लीजिएगा। पहली समिति के नाम है बलवंत राय मेहता समिति, वर्ष 1956 ईस्वी। इसी के अनुशंसा पे जो भारत में पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय लागू हुई है वो इसी के अनुशंसा पे लागू हुई है वर्ष 1959 ईस्वी में। आगे चलते हैं दूसरी संथानम समिति वर्ष 1963 ईस्वी में। अगला पॉइंट है शादी कली की, राजस्थान राज्य ने लागू करवाया था। राजस्थान राज्य ने इस समिति का गठन किया था वर्ष 1964 ईस्वी में। अगली है अशोक मेहता समिति, इसकी स्थापना कब होगी? वर्ष 1977 ईस्वी में। पीवी के राव समिति, इसका गठन कब होगा जी? वर्ष 1985 में। अगला पॉइंट है एलएम सिंघवी समिति, इसका स्थापना होगा वर्ष 1886 ईस्वी में। और सबसे अंतिम पीके तुंगन समिति का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, इसका और सिंघवी समिति के इन दोनों का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं दोनों की अनुशंसा पे 73वां संविधान संशोधन होता है। याद रहेगा? बोलो जी। इन्हीं दोनों समितियों की अनुशंसा पर 64वां संविधान संशोधन भी होगा और फिर 64वां संविधान संशोधन को फिर से रिवाइव करके 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान का इसको क्या बना दिया जाएगा? अंग बना दिया जाएगा, हिस्सा बना दिया जाएगा। याद रहेगा? कौन कौन सा? थुंगन और सिंघवी। चलिए एक पॉइंट और याद रखना है, 64वें संविधान संशोधन ने हमको क्या दे दिया? इसमें आरक्षण दे दिया। क्या दे दिया? पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण दे दिया गया। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं का जो आरक्षण है प्रतिशत है वो 1/3 रहता है। कितना रहता है? लेकिन कांग्रेस ने महिलाओं के लिए बहुत काम किया है आरक्षण के क्षेत्र में। आपने देखा 1/3 आरक्षण दिया कब? 64वें संविधान संशोधन वर्ष 1989 में। वर्ष याद रखना जी, 1989 में। लेकिन 2009 में सीधे कितने साल बाद? 20 साल बाद। कितने साल बाद? 20 साल बाद कांग्रेस ने फिर से एक झटका दिया। किसको? आदमियों को। और कहा अब जो है औरतों का प्रतिशत पंचायती राज व्यवस्था
1/2 रहेगा। 50% आरक्षण दिया जाएगा किसको? महिलाओं को। यानी वर्ष 2000 याद रहेगा भैया सबको, वर्ष 2009 में अब महिलाओं का जो आरक्षण प्रतिशत है पंचायती राज व्यवस्था में वो 50% है। 50% है भैया। कितना परसेंट? बहुत ज्यादा है। मैं मुझे बहुत तकलीफ हुई उस दिन 2009 में। प्रश्न पूछता है क्या कोई ऐसा भी राज्य है, क्या कोई ऐसा भी राज्य है जहां पर माइनॉरिटी को, अच्छा देखा, अच्छा आरक्षण कितने दिवंगत, एससी के, एसटी के और औरतन के, महिला लोगों के, तो बताएं में का ओबीसी शामिल है का? माइनॉरिटी कोटा लगी का? बोला नहीं लगेगा। तो मैं पूछ रहा हूं क्या कोई ऐसा राज्य है जहां पर माइनॉरिटी या फिर मुस्लिमों के लिए पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण है? तो है, हाँ है, और वो राज्य है आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य है जी? आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य है जहां पर माइनॉरिटी के लिए क्या है जी? पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण दिया गया है, याद रहेगा। और मात्र भारत का यह इकलौता राज्य है, एक ही राज्य है। तो वैसे ही कहते होंगे ना, बार नहीं कहते हैं हमारे साथ भेदभाव होता है, वो इसी भेदभाव की बात करते हैं कि माइनॉरिटी कोटा जो है पूरे भारत में लागू हो। जिस तरीके से महिलाओं को, एससी को, एसटी को कोटा दिया जा रहा है, उसी प्रकार से मुस्लिम को भी क्या दिया जाए? माइनॉरिटी कोटा पंचायती राज व्यवस्था में स्पेशल हिस्सा मिले, याद आएगा। ये सब प्रश्न है बाबू, जितनी बताऊंगी कुल का कुल प्रश्न। अब चला आगे चले जाता है संविधान के अंदर क्या बात कही गई है पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। संवैधानिक रूप ले लिया 24 अप्रैल 1993 को। आते हैं पहला अनुच्छेद 243 की ग्राम सभा के बारे में बताता है। कहता है ग्राम सभा के लोग, नागरिक, एक ग्राम सभा किसे कहा जाएगी? ग्राम सभा में रहने वाले नागरिकों को मिलाकर के क्या बना दिया जाएगा? एक तो ग्राम सभा बनाया जाएगा और वहीं से नामांकन दर्ज किया जाएगा, उसी में से वोटिंग होगी, जो बेसी और पायु का हो जाएगी। समझ में आता है? यानी ग्राम सभा के बारे में, ग्राम सभा की परिभाषा कहाँ दी गई है जी? अनुच्छेद 243A में दिया गया है, याद रहेगा। ग्राम सभा की परिभाषा कहाँ दी गई है? अनुच्छेद 243A में दिया गया है। अगला, पंचायतों का गठन एवं संरचना। जो पंचायतें होंगी उनका गठन कैसे होगा, उनकी संरचना कैसे होगी? अभी बताया ना बाबू लोगन, कहाँ गए? ऊपर है। अभी बताया ना तुम लोगों को कि देखो यह गठन है और यह संरचना है, किसकी? त्रिस्तरीय संरचना है ना। इसके बारे में कहाँ दिया गया है? अनुच्छेद 243 के बी और सी में। कितनी स्तर का रही? 3 स्तर रही, 2 स्तर रही, 1 स्तर रही या फिर 4 स्तर रही? समझ में आवत है? बोला पंचायती राज व्यवस्था का गठन कैसे हुई? एक बारे में कहाँ देवल गया? बीसी में देवल गया। कि में अनुच्छेद नंबर 243 बीसी में। अगला है पंचायतों में आरक्षण की बात। अभी बार आरक्षण चिल्ला रहा हूं, प्रश्न बहुत पक्का बनेगा। और ओबीसी वाले ज्यादातर याद रखें, ये सोच में मत रही कि अगले बार जो है तो उनके सीट हुई। जबले राज्य सरकार संशोधन ना करी, जब तक। अच्छा ये बताइए, क्या केंद्र सरकार के पास ये पावर है? नहीं, केंद्र सरकार के पास बिल्कुल पावर नहीं है। पंचायती राज व्यवस्था में कोई भी सुधार करना हो, कोई भी नियम लागू करना हो, पूरी पंचायत राज व्यवस्था का स्तर बदलना हो, पूरा का पूरा पावर केकरे पास हो? योगी जी के पास, यानी सीएम के पास, राज्य सरकार के पास। अभी तो बताया गया था 7वीं अनुसूची की राज्य सूची में पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया है। कितनी विषय हमारे 11वीं अनुसूची में? 29 विषय हम केकरे संबंध में? पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में, ठीक है ना। तैयारी करिएगा, तो याद रखिएगा पंचायतों में आरक्षण की बात किस अनुच्छेद में की गई है जी? और महिला लोग राजीव गांधी के मत भूलिया, वह दोनों उनके काम हम जोड़ो धारक हम कितनी आरक्षण दले रहना, पहले नहीं 1/3 आरक्षण रहना, वो शुरुआत करने ना। फिर 2009 में मनमोहन जी को भी सम्मान से यार महिलाएं देखें, क्योंकि अगर पहली बार भारत में महिला बैंक की बात होगी तो मनमोहन जी ने ही बनाया था। याद रखिएगा, भारत में एक महिला बैंक का गठन हुआ था ना, बोला तो महिला बैंक हुआ या फिर महिलाओं के लिए 50% आरक्षण 2000। वर्ष बताओगे सीधे। अब है ना पंचायती राज व्यवस्था, पंचायत के चुनाव है पूरे भारत में, बोला हाई कब मिला है? 1989 में। कब हो? एक प्रधानमंत्री रही है राजीव गांधी जी। राजीव गांधी
हेकर प्रधानमंत्री नहीं है, मनमोहन सिंह अपने मन से दे देना, अपने मन से 50% दे देना। हम तनको ना एक सहमति मेरा नहीं। अब जेके दाना ना ओकरे घरवा के जितनी आदमी आ ना वो खुदा ना समर्थन मेरा ना। अगर बाहर आता ना दिल्ली में रहता तब कोई दिक्कत नहीं थी। गाँव में रहता हूँ तो काम देंगे। पंचायतों में आरक्षण, पंचायतों में आरक्षण की बात याद रहेगी। कौन में हो? 243 डी में याद रखिए दीदी, डी यानी दीदी की आरक्षण कब मिलल? कितनी मिलल? 1/3। याद रही यानी दीदी की आरक्षण कब मिली? कौन में मिली? डी में दीदी डीएस ने लिख ली है। और 1/3 आरक्षण कब मिलेगा? 1/3 पर 1989 में। और अगर बात की जाएगी 50% आरक्षण की तो 2009 में हमें प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी नहीं है, हमें क्या रही? अपने मन से 50% दे दिए। मला एक तिहाई दाना उनकी चुनाव लड़े रहा। तू काहे दे डाला अपने मन में से? बोला चुनाव रहा, फिर से जब चुनाव आएगा तब तो आरक्षण की बात होगी, चल जाएगा। नहीं, यहाँ बात हो सकती है। जो व्यक्ति काम कम करता है ना वो क्या करता है? आरक्षण का लालच देता है कि तनी होगा मिल जाए। जैसे वीपी सिंह ऐसा काम कर दिए ना, लड़ते रहो उसी में, जबकि आरक्षण की बात सिर्फ SC और ST की गई थी। चला देखा कुछ लोग नाराज सब कहेंगे वही तो सब कुछ नियम नहीं है। लड़ाई बहुत बकवास करते हैं और नेता बन रहे हैं। और पीछे जमा कर दीजिए, आपको कोई बता दे रहे हैं। फीस पे फीडबैक नहीं मिलता आपको? फीडबैक नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। इधर देखिएगा सदस्यों के लिए अयोग्यताएं। अच्छा इधर देखा बस बोल रहा है पंचायतों का कार्यकाल। पहले देखो कार्यकाल। अगर मैं आपसे कहूं और ध्यान से देखना जी, कितने वर्ष का कार्यकाल होता है प्रधान जी लोगों का? 5 वर्ष। कितने वर्ष? कहता है ना इसी अनुच्छेद में यानी 243 में, कौन में हो? पंचायतों का कार्यकाल क्या बताया? ABCDE का उत्तर स्थान पे आवत है। कितने साल का कार्यकाल रही हो? प्रधान जी का 5 साल कार्यकाल रहेगा। लेकिन संगे यही में एक बात और देवल जाएगी का कि यदि एक प्रधान का कार्यकाल खत्म होने वाला हो तो बताओ कितने समय के भीतर चुनाव करवा लेने चाहिए। तो याद रखिएगा जब कोनो प्रधान का कार्यकाल खत्म होता तो 6 महीने के अंदर, कितने जी? 6 माह के अंदर क्या करवाना होगा? चुनाव करवा लेना होगा। समझ में आ रहा है यार? तो ये 6 महीना और 5 साल ये दोनों के बारे में कहा डाले है अनुच्छेद नंबर 243। ठीक है, आगे देखिएगा अगला पॉइंट। देखिए ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट तो है, साथ ही साथ जो प्रधान जी लोग बनने वाले हैं वो भी देख लें। ठीक है, ये आपका अधिकार है। बनने वाले हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। हाँ सब तभी तो डिमोरलाइज कर रहे हैं जो 2-4 नौकरी के बाद हमारे पेट पे इलाक मारा था, 15 लाख की गिनती सुनावा था। चला जाएगा। हर सरकार की वही हाल है, 20-30% को सुरक्षित रखती है सीटें, लेकिन 50 से 60% की सीटें जो होती है वो आम जनता की होती है। हाँ थोड़ा तो याद रहेगा पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष। अनुच्छेद नंबर 243E 6 माह के भीतर क्या करवा लेना होगा? चुनाव करवा लेना होगा। पंचायतों की सुनो सदस्यों के लिए जो योग्यताएं नहीं बोल रहा है, सदस्यों की योग्यताएं नहीं बोल रहा है यहाँ पे, अयोग्यताएं। याद रखिएगा यहाँ ये इस अनुच्छेद का नाम है अयोग्यताएं, योग्यताएं नहीं। तो पंचायती राज व्यवस्था में सदस्यों की अयोग्यताएं दिया गया है अनुच्छेद नंबर 243 में। याद रखिए आप 6 अयोग्यता होनी, कटे ABCDE और कटे अयोग्यता हुई है। याद रही सबके? योग्यता किस अनुच्छेद में दिया गया है?
243 या फिर दे देगा इस तरीके से 243F में किसके बारे में बात की गई है? पहला दे देगा सदस्यों की योग्यता के बारे में, दूसरा दे देगा सदस्यों की अयोग्यता के बारे में, तीसरा मुझे दे देगा सदस्यों के कार्यकाल के बारे में, चौथा दे देगा राज्य वित्त आयोग के बारे में। कौन सा सही रहेगा? जो कम पढ़े लिखे होंगे या फिर जो ध्यान से नहीं पढ़े होंगे वो मारेंगे पक्का योग्यता पर। किस पे मारेंगे? आप अयोग्यता पे मारिएगा। किस पे मारिएगा? आगे चलते हैं। अगला पंचायतों की शक्तियां। क्या दिया गया जी? अभी तो वोट मिलने के बाद उनको कुछ शक्तियां मिल जाती हैं। क्या मिल जाता है? पावर। पंचायतों की शक्तियां। अब सुनो, पंचायतों की शक्तियां वो पंचायत के लिए शक्तियां जो होंगी उस ग्राम सभा के अंदर ही जितनी शक्तियां होंगी उसके अंदर ही होंगी, बाहर नहीं होंगी। कौन कौन सी शक्तियां उसको दी गई हैं, कौन कौन सी शक्तियां नहीं दी गई हैं, ये सब यहाँ पे दिया गया है अनुसूची नंबर 11 में। और साथ ही साथ अनुच्छेद नंबर 243 जी। किसमें? 243 जी में क्या दिया गया है? शक्तियां और उसके प्राधिकार दिए गए हैं, आदि दिया गया है। समझ में आ रहा है? क्या क्या करेगा, कौने गांव में का पंखा कहाँ लगावे की है, लाइट सोलर ऊर्जा से बल्ब कहाँ लगावे की है, लैट्रिन के देवे की है, मकान कितने लोगों के देवे की है। समझ में आता है? अब सुनिए, यही नहीं है, साथ ही साथ और कुछ अधिकार दिए गए। ध्यान से देखिएगा, अभी दिमाग चकरा जाएगा आपका। अगला है तो याद रखेंगे आप लोग कितने प्रकार के काम करेगा वो? 7 प्रकार के। A B C D E F G कितनी हो? लाइट लगाई, पोखरा खनाई, समझ में आता है? नारी बनाई। पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार किसमें दिया गया? 243 जी में। राज्य वित्त आयोग की बात कर रहा है जी। अब राज्य वित्त आयोग क्या है? सुनो, राज्य सरकार यह निर्धारित करेगी कि कौने प्रधान की कितनी रुपया देवे की है, कौने क्षेत्र में कितनी रुपया देवे की है। अब के डिसाइड करी भैया? मुख्यमंत्री एक तो आयोग बनाएगा। क्या बनाएगा? वो आयोग बनाएगा, उसे बोला जाएगा राज्य वित्त आयोग। वो डिसाइड करेगा कहां कितनी पैसा के देवे के। और प्रधान जी अपने मन में से ना निकाली है। इसी आयोग का एक तो अधिकारी यहाँ होगा, उसके दिशा निर्देश या फिर उसको बताना पड़ता है प्रधान जी को, हई काम कहीं नहीं है, इतने रुपया लगल है, देवा कि ना। तो पूछेगा राज्य वित्त आयोग से, बतावा बजट कितनी बा? तो बताइए 1 करोड़ का। कहीं प्रधान जी से 1 करोड़ के भीतर काम करिए, ऐसे बेसी कहिला तो हम पैसा देना पाए। समझ में आता कि ना? यानी राज्य की जो वित्त आयोग है इसकी सारी जानकारी किसके पास रहेगी? राज्य वित्त आयोग के पास रहेगी। पैसा का लेखा जोखा और ये बनाई राज्य सरकार, के बनाई हो? ये कहां प्रावधान दिया गया है? इसी वित्त आयोग से पैसा निकालता है कौन? प्रधान। आगे चलते हैं। अगला आता है भैया राज्य निर्वाचन आयोग। पहला तो प्रश्न यहीं से बनेगा, गांव के प्रधान का चुनाव के करवावेगा? राज्य चुनाव आयोग। कौन करवाता है जी? अब इस राज्य चुनाव आयोग का जो अध्यक्ष होगा वो मुख्यमंत्री ने नियुक्त करेगा। कौन करेगा? प्रश्न पूछेगा ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव की करवावेला? राज्य चुनाव आयोग। प्रधान जी का? बीटीसी का? महाप्रधानी का? समझ में आता कि ना? जो भारत का निर्वाचन आयोग है वो सिर्फ विधान, अच्छा कुछ लोग कहते हैं ना राज्य चुनाव आयोग जो है वो विधायकी जो है वो राज्य के अधीन होती है, या फिर यूं बोले विधायक की जो लोग हैं, विधायक जो होता है वो राज्य में जो बैठता है, राज्य के अधीन सेवाएं करता है ना। तो कुछ लोग समझते हैं राज्य चुनाव आयोग जो है विधायकों का चुनाव करवा लेता है, लेकिन ये कतई संपूर्ण रूप से गलत है भैया। लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव या फिर विधानमंडल या फिर विधान परिषद का चुनाव, सारे चुनाव कौन कंडक्ट कराता है? भारत का निर्वाचन आयोग। याद रहेगा? नहीं तो पता चला कि जब मुख्यमंत्री कहीं बन गए वही का निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष बनाई तो बतावा वो मैनिपुलेट करेगी ना चुनाव के? विधायक की चुनाव में मैनिपुलेट करेगा कि नहीं करेगा? राज्य चुनाव आयोग के बारे में कहा बात कही गई है जी? 243 के में। और ये वही राज्य चुनाव आयोग है जिसका गठन ही किया जाता है पंचायती राज व्यवस्था के लिए। किसके लिए जी? पंचायतों का चुनाव कौन कंडक्ट कराता है? 243 के अधीन राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। याद रहेगा? आगे चलते हैं भाग नंबर 9। भाग नंबर 9 में
कुछ राज्य लागू नहीं होंगे, विभाग नंबर 9 के अधीन जो पंचायती राज व्यवस्था है वो लागू नहीं होगी। यह अनुच्छेद कौन सा कहता है? 243 यम। कौन सा? 243 यम। फिर से बता रहा हूं, कौन कौन से राज्यों की बात हुई थी? मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और तीन राज्य है मतलब कौन कौन? यम यम दूठे और बगलिया में यन बड़ी चल रहा है। कल हम की संख्या ले चला ना। कौन कौन? मिजोरम, मेघालय और नागालैंड। आगे चलते हैं, ये यम में दिया गया है। इस तरीके से आपके महत्वपूर्ण अनुच्छेद खत्म हुए। किसमें? पंचायती राज व्यवस्था में। ये यहां से प्रश्न बार बार पूछता है, बार बार पूछेगा, और हर एग्जामों में यूपी ट्रिपल एससी से लेकर के यूपी पीएससी से लेकर यूपीएससी तक, ठीक है, जो क्वेश्चन बन सकते हैं स्टैटिक पोर्शन से वो यहीं से बनेंगे और कहीं से नहीं बनेंगे। आगे चलते हैं, अब संशोधन होगा वो अलग बात है। अब आगे चलते हैं, एक अधिनियम आपको याद रखना होगा, पीसा का हो, जनजातियों के लिए एक अलग से अधिनियम, या फिर यूं बोले पंचायती राज व्यवस्था के अधीन अधिनियम पास हुआ वर्ष 1996 ईस्वी में, जिसे क्या कहा जाता है? पीसा। ये जनजातीय क्षेत्र के लिए, किसके लिए था? तो याद रहेगा, प्रश्न पूछेगा पीसा। पीसा का संबंध किससे है? पंचायती राज व्यवस्था से। डॉट 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 करके 3-4 ऑप्शन दे देगा, तो किससे रहेगा जी? पंचायती राज। चलिए आगे देखिएगा, निर्वाचन संबंधी हस्तक्षेप। निर्वाचन संबंधी हस्तक्षेप पर न्यायालय का रोक है भैया। सुनो, अगर मान लो चुनाव लड़ा जा रहा है, चुनाव हो रहा है, कोई केस हो गया, कुछ कोई मैटर हो गया, तो न्यायालय उसमें कोई निर्णय रोक नहीं लगा सकता, हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ये कहां कहा गया है? तो अनुच्छेद नंबर 243 वो कहता है कि चुनाव से संबंधित किसी भी घटना का अवलोकन कोई न्यायालय कतई नहीं कर सकता। वो करेगा कौन करेगा? राज्य चुनाव आयोग करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो जी। यानी चुनाव के संबंध में कोई भी निर्णय लेना होगा तो राज्य चुनाव आयोग लेगा, कोर्ट याद रही। इस तरीके से पंचायती राज व्यवस्था खत्म। अगला चैप्टर होगा नगर पालिका। क्या होगा? भाग नंबर 9 ए, नगर पालिका।